अगर आपको चॉइस मिले, सैमसंग का फोन है, सेम डिजाइन है, सेम स्पेक्स है, पर प्रोसेसर अलग है, एक में स्नैपड्रैगन और दूसरे में सैमसंग का एक्सोनोस, तो आप कौन सा चूज करोगे? ज्यादातर लोग स्नैपड्रैगन ही बोलेंगे, और ऐसा सिर्फ लोग ट्रेंड के कारण नहीं बोलेंगे, ये एक्सपीरियंस से निकला हुआ ओपिनियन है। सैमसंग फोन बिल्ड, कैमरा, डिस्प्ले के मामले में हमेशा टॉप क्लास होते हैं, लेकिन जब बात प्रोसेसर एक्सपीरियंस की आती है तब स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाती है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर स्पेशली फ्लैगशिप कैटेगरी में काफी टाइम से कंसिस्टेंट रहा है। गेमिंग हो, हैवी एप्स हो या मल्टीटास्किंग हो, परफॉर्मेंस हमेशा प्रेडिक्टेबल रहती है। आपको पता होता है फोन ज्यादा हीट नहीं करेगा, अचानक परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करेगी। बट वहीं अगर पास्ट में जाएं, जब जब सैमसंग ने एक्सोनोस यूज किया है, वो चाहे फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो या मिड रेंज स्मार्टफोन, चीजें इतनी सही नहीं रही थी। एक्सोनोस के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि स्पेक सीट पर तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन रियल लाइफ यूज में जब फोन को लंबे समय तक यूज किया जाता है तो फोन थ्रोटल भी करता है और हीट भी होता है। और एक्सोनोस प्रोसेसर सबसे ज्यादा हीटिंग के लिए ही बदनाम होते हैं, और कई बार हीटिंग सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं होती है, ये परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों को हिट करती है। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप वेरियस सोर्स चेक करोगे, सोशल मीडिया चेक करोगे, रेडिट, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यूजर ने इसकी कंप्लेंट की है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी फिलहाल हमारे 15,000 सब्सक्राइबर ही हैं, अगर आपका सपोर्ट रहा तो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। अब वीडियो पर वापस आते हैं। एक एक्सपीरियंस ये भी देखने को मिला है, सैमसंग ने एक ही फोन दो अलग अलग चिपसेट से लॉन्च करे हैं, एक में स्नैपड्रैगन, एक में एक्सोनोस। तो स्नैपड्रैगन वाला चिपसेट का बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिला है, जबकि एक्सोनोस में स्टैंड बाय ड्रेन और हैवी यूजर्स में बैटरी ड्रेन ज्यादा देखने को मिला है। और गेमिंग में भी ये एक्सपीरियंस साफ देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन का एड्रेनो चिपसेट गेमिंग के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज रहता है, और ज्यादातर डेवलपर भी स्नैपड्रैगन चिपसेट को ही प्रायोरिटी देते हैं गेम डेवलप करने के लिए। इसलिए स्नैपड्रैगन के चिपसेट में एफपीएस ज्यादा बेटर होते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस, गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिलता है। अगर थोड़ा पास्ट में जाएं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल गैलेक्सी S22 सीरीज है। सैमसंग ने S22 सीरीज के सभी मॉडल को इंडिया जैसे मार्केट में एक्सोनोस चिपसेट के साथ लॉन्च किया था, और काफी यूजर ने यहाँ पर सेम प्रॉब्लम रिपोर्ट करी थी, जैसे हीटिंग, परफॉर्मेंस ड्रॉप, गेमिंग के टाइम थ्रोटल और एवरेज बैटरी लाइफ। फोन ओवरऑल प्रीमियम था, पर प्रोसेसर के एक्सपीरियंस ने सैमसंग की इमेज को डैमेज किया था। इसके बाद सैमसंग की S23 सीरीज आती है, और यहाँ पर सैमसंग ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। इस बार सैमसंग ने ग्लोबली सभी मार्केट में सभी मॉडल के साथ स्नैपड्रैगन चिपसेट यूज किया था, चाहे वो इंडिया हो, यूरोप हो या यूएस। और ऑनेस्टली ये डिसीजन सैमसंग का काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि S23 सीरीज में परफॉर्मेंस स्टेबल थी, हीटिंग काफी कंट्रोल थी और बैटरी लाइफ भी बेटर थी, और यूजर भी रियल लाइफ में इस फोन से काफी ज्यादा खुश थे। और S23 सीरीज सैमसंग का एक बड़ा कमबैक सेल के मामले में भी रहा है, और काफी लोगों ने बोला सैमसंग की फाइनली प्रोसेसर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर सैमसंग ने फिर से एक्सोनोस की कहानी रिपीट करने की कोशिश करी, और इस बार मिक्स्ड स्ट्रेटजी यूज करी। इस बार सैमसंग ने गैलेक्सी S24 सीरीज के साथ रीजन बेस्ड प्रोसेसर स्प्लिट कर दिया, मतलब S24 और S24 प्लस कुछ कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया एक्सोनोस प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया, जबकि S24 अल्ट्रा को स्नैपड्रैगन के साथ ही रखा गया। पर इंटरेस्टिंग बात क्या थी, यूएसए में S24 सीरीज के तीनों मॉडल को स्नैपड्रैगन के साथ ही लॉन्च किया था, यानी वहां कोई एक्सोनोस वर्जन दिया ही नहीं। और यहीं से यूजर के दिमाग में एक सिंपल सा सवाल आता है, अगर स्नैपड्रैगन बेस्ट एक्सपीरियंस देता है तो अल्ट्रा मॉडल में स्नैपड्रैगन यूज किया, यूएसए के सभी मॉडल में स्नैपड्रैगन यूज किया, तो इंडिया जैसे मार्केट में नॉर्मल और प्लस मॉडल के साथ एक्सोनोस क्यों यूज किया? अब यहाँ पर स्नैपड्रैगन का थोड़ा टेक्निकल पॉइंट समझते हैं कि स्नैपड्रैगन के चिपसेट बेटर परफॉर्म क्यों करते हैं। स्नैपड्रैगन का डिजाइन क्वालकॉम करता है, पर इसे बनाता क्वालकॉम नहीं है, और चिप फिजिकली बनाता कौन है ये बहुत मैटर करता है। तो क्वालकॉम के जो स्नैपड्रैगन के चिपसेट होते हैं, इसे TSMC के द्वारा बनाया जाता है, बल्कि एप्पल के भी जो चिपसेट होते हैं जो उसके मैकबुक में यूज किए जाते हैं, आईफोन में यूज किए जाते हैं, ए बायोनिक चिप या M1, M2, M3 वाले चिप, इसको भी TSMC के द्वारा ही बनाया जाता है। पर अभी कुछ साल पहले क्या हुआ था, क्वालकॉम ने TSMC को छोड़कर सैमसंग से अपने प्रोसेसर बनवाना शुरू कर दिए थे, और स्नैपड्रैगन की जो फ्लैगशिप चिपसेट आए थे, स्नैपड्रैगन 888 या स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, ये सैमसंग फाउंड्री पर बने थे। और तब हीटिंग और थ्रोटलिंग की प्रॉब्लम सिर्फ सैमसंग के फोन में ही नहीं, बल्कि Xiaomi, OnePlus जैसे ब्रांड में भी देखने को मिल रही थी। यानी कि कभी कभी प्रॉब्लम प्रोसेसर के नाम से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का होता है।
इसीलिए बाद में Qualcomm ने इसे TSMC पे फिर से शिफ्ट कर दिया और 8 Gen 1 के बाद जितने भी प्रोसेसर हमें देखने को मिले वो TSMC के द्वारा ही बनाए गए हैं। और उसके बाद Qualcomm के स्नैपड्रैगन के जो फ्लैगशिप वाले चिपसेट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस फिर से बढ़िया हो गई, थ्रोटल कम हो गया और थर्मल्स भी बेटर हो गए। और ये प्रॉब्लम जो सैमसंग के द्वारा बनाए गए चिपसेट में देखने को मिलती है वो हमें Exynos और गूगल के टेंसर चिप के साथ भी देखने को मिली है। गूगल ने Pixel 6 से पिक्सल फोन में टेंसर चिप देना स्टार्ट किया था, जो डिजाइन तो गूगल ने किया था पर मैन्युफैक्चर सैमसंग फाउंड्री में हुआ था और सैमसंग के मॉडेम स्टैक पर बेस्ड था। रिजल्ट क्या रहा, पिक्सल फोन में भी वही सेम प्रॉब्लम देखने को मिली, हीटिंग, लॉन्ग यूजेस में परफॉर्मेंस ड्रॉप, कनेक्टिविटी और बैटरी ड्रेन इशू। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गूगल के पिक्सल फोन का सॉफ्टवेयर खराब था, इशू वही था जो सैमसंग के Exynos चिपसेट में देखने को मिलता था। और यही प्रॉब्लम के कारण गूगल जो अपने टेंसर चिप सैमसंग से बनवाता था वो भी अब TSMC पर शिफ्ट हो चुका है। और ये पिक्सल का एग्जांपल और स्नैपड्रैगन का सैमसंग से बनाए गए प्रोसेसर का एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम सिर्फ सैमसंग फोन तक लिमिटेड नहीं है। जहां जहां सैमसंग फाउंड्री का यूज हुआ है वहां वहां सेम प्रॉब्लम देखने को मिली है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, यूएसए में सैमसंग के जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उनमें कभी भी Exynos यूज नहीं किया जाता है, हमेशा स्नैपड्रैगन के चिपसेट ही यूज किए जाते हैं। रीजन सिंपल है, यूएसए में कैरियर इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स है, 5G बैंड ज्यादा है और वहां पर यूजर परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी पे जीरो कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं। तो सैमसंग ऐसे बड़े मार्केट में रिस्क नहीं लेता है। बाकी इंडिया जैसे मार्केट में सैमसंग आज भी रिस्क लेता रहता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सी ऑडियंस ऐसी है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि स्नैपड्रैगन है या Exynos, उनको सैमसंग का फोन चाहिए, लेटेस्ट फोन चाहिए, तो वो लोग उसे बाय कर ही लेते हैं। बाकी हमने यहाँ पर जो सैमसंग के द्वारा की गई हरकतों को समझा है कि उसने S22 सीरीज में Exynos यूज किया था, फिर S23 सीरीज में स्नैपड्रैगन यूज किया, फिर उसने मिक्स वाली स्ट्रेटजी अपनाई। इसके अलावा प्रॉब्लम Exynos में नहीं, सैमसंग फाउंड्री में बनने वाले प्रोसेसर में है, क्योंकि वहां पर जितने भी दूसरे ब्रांड के प्रोसेसर बने उनके साथ सेम प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब सवाल आपसे है, सैमसंग को Exynos पर और काम करना चाहिए या ग्लोबली अपने स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन के चिपसेट देना चाहिए? कमेंट में बताओ और ऐसे डिटेल टेक एक्सपीरियंस वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।